हे गाइस व्हाट्स अप, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं आप सभी का पीएससी जर्नी चैनल पे स्वागत करता हूँ। ये सीरीज़ का नाम साहस है। आई होप आप लोग के अंदर साहस बहुत भरपूर भरा होगा। इस करेंट अफेयर की क्लासेस को आप लोग बहुत अच्छे से कवर करते हुए चलिएगा, नोट्स जरूर बनाते हुए चलिएगा। ये अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए करंट अफेयर का पोर्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे से आप इसको कवर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आईएनए की भी सीरीज चल रही है, उसको भी अच्छे से कवर करते हुए चलिएगा। ये दो करंट अफेयर की क्लास अगर आप कर लेंगे तो डेफिनेटली आपको कहीं पे भी करंट अफेयर और कहीं से कवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको अच्छे से कवर करते हुए चलिए। आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का सबसे पहला न्यूज। सबसे पहला न्यूज़ आपका जो बेसिकली है वो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से रिलेटेड है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन से रिलेटेड है। अभी इनके द्वारा श्रेणी कैटेगरी में यूनिवर्सिटी को बांटा गया है। उसमें बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ को कैटेगरी 1 में, कैटेगरी 2 में रखा गया है। आइए डिस्कस करते हैं कौन कौन से यूनिवर्सिटी को किस किस कैटेगरी में यहाँ पे रखा गया है, ये यूजीसी के द्वारा। तो यहाँ पे अभी यहाँ पे ऑटोनॉमी यहाँ पे प्रदान की गई है, श्रेणीबद्ध यहाँ पे प्रदान किया गया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी को की बात यहाँ पे कही जा रही है। ये बेसिकली एक लिस्ट जारी किया गया है। केंद्रीय यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो यूजीसी ने एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की सूची जारी की है, जिसमें यूजीसी के तहत ग्रेड सिस्टम में यहाँ पे यूनिवर्सिटी को डिवाइड किया गया है। कैटेगरी 1 की अगर हम लोग बात करें, श्रेणी 1 की बात करें तो उसमें कौन कौन से यूनिवर्सिटी को रखा गया है, तो आप देख सकते हैं राजस्थान विश्वविद्यालय, आप देख सकते हैं संस्कृत विश्वविद्यालय, आप देख सकते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय, दक्षिण बिहार विश्वविद्यालय, देख सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार भी आपका कैटेगरी 1 में इसको यूजीसी के द्वारा जो लिस्ट जारी किया गया है उसमें इसको रखा गया है। अगर हम कैटेगरी 2 की बात करें तो कैटेगरी 2 में आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, आप देख सकते हैं मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी देख सकते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब यहाँ पे आप देख सकते हैं, और हिमाचल केंद्रीय विश्वविद्यालय आप यहाँ पे देख सकते हैं। कैटेगरी 2 के अंतर्गत यहाँ पे यूजीसी के द्वारा इन सारी यूनिवर्सिटीज़ को रखा गया है। ये सारे केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, ये ध्यान रखते हुए चलिएगा। तो थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन सी यूनिवर्सिटी कैटेगरी 1 में, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखते हुए चलिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं केंद्र शिक्षा और कौशल मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा यहाँ पे स्किल सेंटर, स्किल इंडिया सेंटर यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया, उद्घाटन किया गया। कहाँ पे? उड़ीसा के अंगुल जिला में यहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया स्किल इंडिया सेंटर का। यहाँ पे ये इसका उद्घाटन जो बेसिकली किया गया है, किस लिए किया गया है, ताकि एक तरह से युवाओं को रोजगार और नए जमाने के कौशल से लेस करने, यानी नए ज़माने से आज के डेट में मॉडर्न टेक्नोलॉजी से नॉलेज उनको प्रोवाइड किया जा सके, ताकि वो एक तरीके से क्या कर सके, रोजगार के रास्ते उनके लिए खुले और एक तरह से वो अपने आप को, अपने स्किल्स को और ज़्यादा डेवलप कर सके। ठीक है, ये कहाँ पे? ग्लोबल मार्केट की बात यहाँ पे कही जा रही है। कहाँ पे? अंगुल में बेसिकली ये स्किल इंडिया सेंटर जो है इसका उद्घाटन यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे टारगेट रखा गया है कि सालाना 1000 बच्चों को यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा, इससे उनके स्किल इन्हेंसमेंट को, यानी अगर बात करें कौशल वृद्धि कार्यक्रम में ये जो यहाँ पे इनको ऑफर किया जाएगा इस केंद्र में, वहाँ पे लगभग 1000 बच्चों को ये क्या करेंगे, सालाना इनको लाभ मिलेगा। ये ध्यान रख सकते हैं। उसी से रिलेटेड ये आपका न्यूज़ है। कहाँ पे इसको उद्घाटन हुआ है, तो अंगुल जिला में। कहाँ पे? उड़ीसा में। किसके द्वारा? तो केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। ये ध्यान रख सकते हैं। अंगुल जिला की बात करें तो आइए थोड़ा सा मैप भी देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिल सके। तो ये बेसिकली उड़ीसा का मैप आप यहाँ पे देख सकते हैं। उड़ीसा के मैप में आप यहाँ पे देख सकते हैं अंगुल जिला आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहीं पे बेसिकली इसी का उद्घाटन यहाँ पे किया गया है। ठीक है, इसका कैपिटल की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप भुवनेश्वर देख सकते हैं। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक आप देख सकते हैं। यूथ को लेकर के बहुत अच्छे अच्छे इनिशिएटिव आपको उड़ीसा में आपको देखने को मिलेंगे। इसी के वजह से बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लॉन्च हो रहे हैं और लॉन्च किया भी गया है यहाँ पे, यहाँ के मुख्यमंत्री जी के द्वारा, नवीन पटनायक जी के द्वारा। और इसीलिए आज के डेट में नवीन पटनायक जो है वो बहुत पॉपुलर सीएम के रूप में यहाँ पे आप उभर करके आए हुए हैं, जो कि हम लोगों ने न्यूज़ में भी कवर किया था। सबसे ज़्यादा पॉपुलर सीएम की अगर हम लोग बात करें तो नवीन पटनायक ही आज के डेट में आपको पूरे भारत में देखने को मिलेंगे। ठीक है, पॉपुलेशन की बात करें तो 4.37 करोड़ यहाँ पे इसकी पॉपुलेशन है 2014 के अकॉर्डिंग। राज्य पक्षी की बात करें तो इंडियन रोलर है। डिस्ट्रिक्ट टोटल 30 देख सकते हैं इसके अंतर्गत। फुल की बात करें तो अशोका है, उड़ीसा हाईकोर्ट यहाँ का उच्च न्यायालय है। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। आसपास के राज्य आप यहाँ पे देख सकते हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, ये सारे आपके नेबरिंग स्टेट्स हैं, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एशिया का सबसे बड़ा कोल माइंस की बात यहाँ पे कही जा रही है। एशिया का सबसे बड़ा कोल माइंस कौन सा है, तो एशिया का सबसे बड़ा कोल माइंस है SECL।
SECL कहाँ पे ये बेसिकली छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिलेगा। साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड की बात यहाँ पे कही जा रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लार्जेस्ट कोल, ये इंडिया का ही नहीं, ये पूरे एशिया का आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे बड़ा कोयला खदान आप बनने जा रहा है। ये SECL का गेवरा, यहाँ पे आप देख सकते हैं खदान जो है वो एशिया का सबसे बड़ा कोयला खदान यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, खदान को उत्पादन क्षमता अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसमें यहाँ पे प्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे प्रोडक्शन आप देख सकते हैं 70 मिलियन टन्स यहाँ पे इसकी कैपेसिटी है प्रति वर्ष की। लेकिन आज के रेट में अगर हम लोग बात करें तो 52.5 मिलियन टन से बढ़कर के, मतलब पहले जो इतना होता था 52.5 मिलियन टन यहाँ पे इसका प्रोडक्शन होता था, अब यहाँ पे आज के रेट में बढ़ करके कितना हो गया है 70 मिलियन टन प्रति वर्ष यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे इसका हो गया है प्रोडक्शन, किसको लेकर के, तो यहाँ पे माइनिंग को लेकर के आप देख सकते हैं। और ये सबसे ज़्यादा कोल माइंस आपको अगर हम लोग बात करें तो लास्ट ईयर की अगर हम लोग बात करें तो ये सबसे बड़ा प्रोडक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, कोयला का खदान बन गया है। देख सकते हैं 52.5 मिलियन तक तो पहुँचने के साथ देश की सबसे बड़ी कोयला खदान ये आपकी बन गई है। लास्ट ईयर इसका प्रोडक्शन हुआ था। ठीक है, अब इसकी क्षमता जो है वो 52.5 मिलियन टन से बढ़कर के 70 मिलियन टन की कैपेसिटी इसकी हो गई है। और यहाँ पे इन्वायरमेंट क्लियरेंस इसको यहाँ पे प्रदान कर दिया गया है। ठीक है, इसके साथ साथ इसकी लेंथ की अगर बात करें तो 10 किलोमीटर तक ये आपका फैला हुआ है, और चौड़ाई की बात करें तो 4 किलोमीटर तक ये आपका फैला हुआ है। ठीक है, तो ये पूरा आप देख सकते हैं टोटल लेंथ माइंस का है। याद रखिएगा SECL गेवड़ा की बात कही जा रही है, ये इंडिया का नहीं जबकि एशिया का यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे बड़ा कोयला खदान ये बन गया है। ठीक है, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड की बात करें तो ये आपको जो देखने को मिले, देखो इसका दूसरा नाम क्या है, मिनी रत्न कंपनी के नाम से भी इसको जाना जाता है, जबकि 8 में से एक आपको कोल इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत ये आपको जाना जाता है। कहाँ कहाँ पे देख सकते, छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड आप देख सकते हैं, इसकी सब्सिडरीज है छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड आप देख सकते हैं। और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी होगी कोल इंडिया, इसकी स्थापना जो थी 1985 को ही थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो ये बिलासपुर आप देख सकते हैं कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये इंडिया के साथ साथ एशिया का सबसे बड़ा कोयला का खदान आप देख सकते हैं SECL साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के बारे में यहाँ पे बात कही जा रही है। आई होप क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझते हुए चलिएगा, एंजॉय करते हुए चलिएगा इस करेंट अफेयर को, ताकि लास्ट में जो कुछ क्वेश्चंस है वो आप क्वेश्चंस बिना देखे, बिना वापस से वीडियो देखे हुए आप उसका आंसर डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। देखिए आंसर करते हुए चलिए, बहुत कम लोग सिर्फ आंसर कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में। मैं चाहता हूँ जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं वो सारे लोग एक बार अच्छे से कवर कीजिए वीडियो को, और लास्ट में देखते हैं कितने लोगों को चीज़ें याद रहती हैं। एक बार में चीज़ों को याद करने का कोशिश कीजिए, अगर एक बार में आप अपने आंसर्स को दे पा रहे हैं ना लास्ट वाले जितने भी क्वेश्चन है, दैट मीन्स आपकी जो जो नॉलेज पावर या जो ग्रैस्पिंग पावर है, यानी सीखने की, एक बार में चीज़ें समझ आने की पावर जो है उसको बढ़ाने का कोशिश कीजिए। अगर एक बार में आप अगर आंसर दे पा रहे हैं पाँचों के पाँचों क्वेश्चंस का, डैट मीन्स आपकी पकड़ भावना जो है, जो आपको चीज़ें जो भी चीज़ बताई जा रही है वो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जा रहा है, तो वो बहुत अच्छी बात है। इसको लेकर के अपने आप को एक बार एग्जामिन कीजिए, एक बार अपने आप को टेस्ट कीजिए कि एक बार वीडियो लेक्चर देखने के बाद लास्ट के सारे क्वेश्चन अगर आप दे पा रहे हैं, 5 में से पाँचों क्वेश्चन का आंसर अगर आप दे दिए, डैट मीन्स आपकी जो नॉलेज पावर है, जो एक बार में पढ़ाने के बाद आप चीज़ों को समझ में आना, वो अगर आपकी बहुत अच्छे से आ रही है, दैट मीन्स आप बहुत अच्छे लेवल पे हैं। आपकी ब्रेन अगर 5 में से 3 या 4 का आंसर दे रहे हैं तो थोड़ा और मेहनत की ज़रूरत है, अगर 3 से कम का आंसर दे रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो अपने आप को टेस्ट किया कीजिए कमेंट्स में आंसर दे करके, बिना दोबारा वीडियो देखे हुए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आप देख सकते हैं, ये OTT प्लेटफॉर्म ये है सी स्पेस, ये देख सकते हैं, इसको यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया है। ये इंडिया का पहला गवर्नमेंट का खुद का OTT प्लेटफॉर्म आप देख सकते हैं, पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म यहाँ पे लॉन्च किया जाने वाला है। कहाँ पे, ये केरला में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, पिनरई विजयन के द्वारा यहाँ पे OTT प्लेटफॉर्म को यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा। कहाँ पे, केराली थिएटर की बात यहाँ पे कही जा रही है। कहाँ पे, इसको केराली थिएटर में OTT प्लेटफॉर्म को यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा। इस OTT प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, इस OTT प्लेटफॉर्म का नाम है सी स्पेस, याद रखिएगा सी स्पेस। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म क्या करेगा, ये प्लेटफॉर्म जो है इसका लक्ष्य क्या है, इसका लक्ष्य क्या है कि इंफॉर्मेशंस और मनोरंजन सामग्री को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है।
इसकी लक्ष्य क्या है, जनता के लिए सूचनात्मक और मनोरंजक सामग्री का एक अनूठा मिश्रण यहाँ पे क्या करना है, प्रदान करना है, ये ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, ये किसके द्वारा मैनेज किया जाता है, ये OTT प्लेटफॉर्म आप देख सकते हैं KSFDC के द्वारा इसको मैनेज किया जाता है। ये क्या है KSFDC, तो ये एक तरह से राज्य का ही खुद का कंपनी है, जिसको मलयालम सिनेमा के द्वारा यहाँ पे राज्य स्वामित्व वाली कंपनी है, जिसे मलयालम सिनेमा को बढ़ावा देने का काम यहाँ पे सौंपा गया है। तो देख सकते हैं, तो याद रखिएगा सी स्पेस एक OTT प्लेटफॉर्म है, जिसको केरला सरकार के द्वारा यानी मुख्यमंत्री पिनरई विजयन जी के द्वारा इसको लॉन्च किया जाने वाला है। कहाँ पे, केराली थिएटर में, जिसका नाम क्या है, सी स्पेस, याद रहेगा। आइए थोड़ा सा मैप से भी अच्छे से कवर कर ले, कहाँ पे केरला स्टेट लोकेटेड है। देख सकते हैं दक्षिण भारत में ये आपको देखने को मिलेगा। इसकी पड़ोसी राज्य की अगर हम लोग बात करें तो ये कर्नाटका है, यहाँ तमिलनाडु आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसकी कैपिटल की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तिरुवनंतपुरम इसकी कैपिटल है। यहाँ के मुख्यमंत्री जिनके द्वारा ये OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च होने वाला है तो पिनरई विजयन आप यहाँ पे देख सकते हैं। पॉपुलेशन यहाँ पे 3.46 करोड़ आपको देखने को मिलेगा। जिला की बात करें तो टोटल 14 जिला यहाँ पे आप देख सकते हैं। फीस की बात करें तो ग्रीन क्रोमाइड आप यहाँ पे देख सकते हैं, और फूल की बात करें तो गोल्डन सावर ट्री आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ की राज्य फूल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड ये आपका बेसिकली न्यूज़ है, याद रखते हुए चलिएगा। यहाँ पे अरेबियन तट के किनारे ये बेसिकली ये आपका राज्य जो है वो आपका स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ जो है वो यहाँ पे बायलैटरल ट्रेड को लेकर के झंडा पहचान में आ रहा है, कौन से कंट्री का फ्लैग है, तो ये कंट्री है आपका यूएस के साथ भारत का यहाँ पे जो समझौता है, जो द्विपक्षीय व्यापार जो है वो यहाँ पे लगभग आप देख सकते हैं 500 बिलियन डॉलर का ये लगभग हासिल होने वाला है, ये लक्ष्य यहाँ पे हासिल होने वाला है। ये IACC प्रेसिडेंट जो पंकज बोहरा है उनके द्वारा ये बताया गया है कि 500 बिलियन के द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य को यहाँ पे प्राप्त करने को लेकर के भारत और यूएस के बीच में जो गोल है वो होने जा रहा है। यहाँ पे पार्टनरशिप जो हुआ है, जो साझेदारी हुई है, वो किन किन चीज़ों को हुई है, आर्थिक साझेदारी यहाँ पे आप देख सकते हैं किन किन चीज़ों में यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को लेकर के, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, अंतरिक्ष अनुप्रयोगों और परमाणु प्रौद्योगिकी यानी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के बीच में यहाँ पे ये सारे पार्टनरशिप हुए हैं, जिसको ये साझेदारी को यहाँ पे मजबूत हुई है। और यही आपके 500 बिलियन डॉलर का यहाँ पे ट्रेड देखने को दोनों देशों के बीच में मिलेगा। अगर हम लोग बात करें, ये जो कानूनी सेवा क्षेत्र को एक महत्वपूर्ण विकास के रूप में पहचाना गया है, और एक तरह से यूएस और इंडिया का जो आर्थिक संबंध है उसको यहाँ पे और मजबूत और विस्तार यहाँ पे देखने को मिलेगा, ताकि इसको और अच्छे से सुलझा सके और इसकी भूमिका पर जोर दिया जा सके। ठीक है, तो और इसको एक्सपेंड करने की बात यहाँ पे कही जा रही है, किनके द्वारा बताया गया, पंकज बोहरा के द्वारा। कौन है ये, IACC प्रेसिडेंट। IACC क्या है, IACC बेसिकली है इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ठीक है, इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स है ये IACC। इसी के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, वो पंकज बोहरा है, याद रखिएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1968 को हुई थी, ये ध्यान रख सकते हैं। इंडिया यूएस के आर्थिक एंगेजमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसकी ये जो स्टार्ट किया गया था वो चेस्टर बॉल्स के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इनके साथ साथ बहुत सारे औद्योगिक के लीडर्स थे, आप देख सकते हैं SL किर्लोस्कर थे, हरीश महिंद्रा थे, HP नंदा थे, अम्बाल किलचंद थे, AMM अरुणाचलम थे, फ्रेडरिक फेल्स थे, जॉन ऑरिस सिम्स थे। ये सारे यूएस इंडिया इकोनॉमिक एंगेजमेंट को क्या कर रहे हैं, बढ़ावा देने के लिए इन सभी के द्वारा ये बेसिकली शुरू किया गया था। आज के डेट में IACC की बात करें तो पूरे इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो 1500 से ज़्यादा सदस्य आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो यूएस और इंडिया के इंडस्ट्री को और एक्सपेंड कर रहे हैं और मजबूत कर रहे हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, IACC इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की बात यहाँ पे कही जा रही है। और 500 बिलियन डॉलर का जो है द्विपक्षीय व्यापार जो है, इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपका इंडिया और भारत के बीच में इतने व्यापार लगभग हो चुके हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं, उसी के लेकर के ये आपका न्यूज़ है। ठीक है, अगला जो न्यूज़ है आप देख सकते हैं, भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो। ये एक्सपो 2024 यानी 5, 6, 7 मार्च को ये बेसिकली हो रहा है। कहाँ पे, गुवाहाटी में। कहाँ पे, खनपरा ग्राउंड की बात यहाँ पे कही जा रही है। बॉयलर एक्सपो यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसी को लेकर के ये बेसिकली आपका न्यूज़ है। स्पॉन्सर्स आप देख सकते हैं, इंडियन ऑयल है,
फिर यहाँ पे ऑयल इंडिया है, नुमलकर रिफाइनरी लिमिटेड है, BCPL है, NTPC है, APL है, ये सारे स्पॉन्सर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और इसकी शुरुआत 2024 गुवाहाटी में इसकी हुई है। ठीक है, इस एक्सपो का यहाँ पे उद्घाटन जो हुआ है वो संजय किशन के चाय जनजाति कल्याण, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि असम मिनिस्टर के वेलफेयर ऑफ टी ट्राइब्स आपको देखने को मिलेगा। ये है संजय किसान। ठीक है, असम के चाय जनजाति कल्याण श्रम और रोजगार मंत्री संजय किसान ने इसकी उद्घाटन यहाँ पे की है, इस एक्सपो की। और ये एक तरह का जो इवेंट है, ये इसका यहाँ पे इस इवेंट का यहाँ पे जो सहयोग हुआ है, इस इवेंट का एक तरह से कोलैबोरेशन आपको देखने को मिलेगा। किन किन के बीच में? तो स्पॉन्सर्स जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया, IOCL हो गया, OIL हो गया, NRL हो गया, BCPL हो गया, असम का पेट्रोकेमिकल्स हो गया, NTPC हो गया, ये सारे बड़े बड़े दिग्गज जो आपके उद्योग हैं उनके साथ एक गतिशील सहयोग यहाँ पे मिला है इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में, इनके साथ कोलैबोरेट करने में। ठीक है, ये इवेंट जो है वो इवेंट देश भर के अग्रणी निर्माताओं के द्वारा, प्रतिष्ठित विशेषज्ञों के द्वारा और उद्योग उपयोगकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके साथ हुआ है। ठीक है, तो ये उसी को लेकर के ये आपका न्यूज़ है, ध्यान रखिएगा। कहाँ पे ये एक्सपो हुआ है? तो ये गुवाहाटी में हुआ है। ठीक है, पहला ये आपको भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पे है? गुवाहाटी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, गुवाहाटी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहीं पे बेसिकली ये आपका हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे आपको ये शहर जो है वो बसा हुआ है। ठीक है, और ये बेसिकली यहाँ से असम से होकर के ये बांग्लादेश में जा कर के मिल रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसके पड़ोसी राज्य की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश आपको देखने को मिलेगा, नागालैंड आप देख सकते हैं, मेघालय देख सकते हैं, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सारे इसके पड़ोसी राज्य आप यहाँ पे देख सकते हैं, वेस्ट बंगाल भी है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर की बात करें, भूटान आप यहाँ पे देख सकते हैं, बांग्लादेश देख सकते हैं, इनके साथ ये अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री जो है वो शेयर करता है। इसकी कैपिटल जो है वो दिसपुर है। इसके मुख्यमंत्री जो है हेमंत बिस्वा शर्मा है। ये पहले स्टेट ऑफ असम के नाम से जाना जाता था। यहाँ की जो पक्षी है वो व्हाइट विंग्ड डक है, ये याद रख सकते हैं। फूल की बात करें तो फॉक्सटेल ऑर्चिड है। हाई कोर्ट गुवाहाटी हाई कोर्ट, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ये बेसिकली राज्य जो है वो आपका स्थित है। हम लोगों ने एक न्यूज़ कवर किया था जोरहत से रिलेटेड, याद आ रहा है? यहाँ याद आ रहा है? देखते कितने लोगों को याद है, जरूर बताइएगा मुझे। यहाँ पे एक चीज़ का उद्घाटन हुआ था। किस चीज़ का उद्घाटन हुआ था? किस मूर्ति का उद्घाटन हुआ था? चलिए मुझे बताइएगा तो देखते कितने लोगों को याद है। ठीक है, देखता हूँ आप लोग का टेस्ट करता हूँ, करंट अफेयर क्या क्या आप लोग को याद हो रहा है अब तक, जो जो चीज़ें बताई गई कितने लोगों को याद है। चलिए मुझे बताइएगा जोरहत में किस चीज़ का उद्घाटन हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला न्यूज़ जो है तो यहाँ पे सबसे अमीर व्यक्ति को लेकर के, पहले इलॉन मस्क हुआ करते थे, आज के डेट में इनको पीछे करके यहाँ पे आप देख सकते हैं अमेजन के जो मालिक हैं जेफ बेजोस, उनके द्वारा पीछे छोड़ दिया गया है। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति ये बन गए हैं, ये ध्यान रख सकते हैं। ये रिचेस्ट पर्सन का टाइटल पृथ्वी पर जेफ बेजोस आज के डेट में देखने को मिलेंगे, जो कि इलॉन मस्क को पीछे छोड़ दिए हैं। किसके द्वारा ये जारी किया गया? तो ब्लूमबर्ग बिलियनरी इंडेक्स के द्वारा ये जारी किया गया, ये ध्यान रखिएगा। और अमेजन के जो फाउंडर हैं उनकी अगर वर्थ की बात करें तो $200 बिलियन आप ये देख सकते हैं, कुल संपत्ति कितनी है? $200 बिलियन। जबकि मस्क की कितनी है? $198 बिलियन आप यहाँ पे देख सकते हैं। मस्क के द्वारा अभी $31 बिलियन का यहाँ पे बेसिकली इनको लॉस हुआ है, देख सकते हैं $31 बिलियन का यहाँ पे इनको नुकसान हुआ है पिछले वर्ष। और यहाँ पे बेजोस जो है $23 बिलियन को इनको यहाँ पे फ़ायदा हुआ है, जिसके वजह से यहाँ पे ये $200 बिलियन के साथ जेफ बेजोस जो है वो सबसे रिचेस्ट पर्सन इस पृथ्वी पे बन गए हैं। ये खिताब इनको हासिल कर लिया गया है, देख सकते हैं। पछाड़कर पृथ्वी पर सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब इनके पास फिर से वापस आ गया है। और अगर थर्ड की बात करें तो थर्ड सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? बर्नार्ड अर्नॉल्ट है, ये तीसरे हैं। इनकी नेटवर्थ जो है वो $157 बिलियन है, देख सकते हैं $1 बिलियन से सब एक दूसरे को चेज कर रहे हैं। फिर चौथे नंबर पे मार्क जकरबर्ग, यहाँ पे $171 बिलियन से इनकी कुल संपत्ति आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। टाइटल अभी भी बहुत सारे लोगों को लगता है कि इलॉन मस्क जो है वो सबसे रिचेस्ट पर्सन है, आज के डेट में वो दूसरे नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, ये ध्यान रख सकते हैं। अगला न्यूज़ जो है वो यूपी से रिलेटेड है, यूपी में हाइड्रोजन प्रोडक्शन को लेकर के। चलिए हम लोगों ने एक और न्यूज़ कवर किया था, देखते कितने लोगों को याद है। यहाँ पे इंडिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन प्लांट जो है वो कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है, अभी हम लोगों ने इसको रिसेंट में डिस्कस भी किया था। देखते कितने लोगों को याद है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर कीजिएगा। याद है कि भूल गए? दूसरा नंबर का क्वेश्चन पूछ दिया मैंने। इंडिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन प्रोड्यूसिंग प्लांट जो है वो कहाँ पे अभी इसको स्थापित किया गया, वो मुझे बताइएगा। ठीक है,
चलिए, तो यहाँ पे यूपी कैबिनेट के द्वारा यहाँ पे हाइड्रोजन नीति को यहाँ पे मंजूरी दे दी गई है। उसी को लेकर के बेसिकली यहाँ पे न्यूज़ है। ग्रीन हाइड्रोजन नीति की बात की जा रही है, हरित हाइड्रोजन नीति को यहाँ पे मंजूरी दे दी गई है। ये 2024 का यहाँ पे टारगेट रखा गया और यहाँ पे टारगेट क्या है, 2028 तक 1 मिलियन मेट्रिक टन यहाँ पे हरित हाइड्रोजन का उत्पादन का यहाँ पे लक्ष्य रखा गया। कब तक, 2028 तक 1 मिलियन मेट्रिक टन प्रोड्यूस करने को लेकर के यहाँ पे ये टारगेट रखा गया यूपी सरकार के द्वारा। यहाँ पे 1.95 लाख करोड़ यहाँ पे इन्वेस्ट किए गए। 19 ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया प्रोजेक्ट को यहाँ पे प्रॉमिस किया गया कि वो लगभग 1 लाख जॉब जो है 2028 तक ये बेसिकली जनरेट करेंगे और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे निकालेंगे। देख सकते हैं 19 हरित हाइड्रोजन और अमोनिया परियोजनाओं के लिए 1.95 लाख करोड़ से अधिक निवेश का यहाँ पे वादा किया गया है और 2028 तक 1 लाख नौकरियां जो है वो पैदा करने की यहाँ पे उम्मीद कही गई है ये यूपी सरकार के द्वारा। इस नीति में शुरुआती निवेशकों के लिए 40% का पूंजी सब्सिडी दिया जाएगा। पीएमयू के लिए 1 करोड़, पीएमयू के लिए ₹1 पर एकड़ पे लीज यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। और एक तरह से महत्वपूर्ण बिजली लागत छूट तक प्रोत्साहन की रूपरेखा यहाँ पे दी गई है। देख सकते हैं सब्सिडी यहाँ पे दिया गया इस पॉलिसी के तहत। जो इन्वेस्टर होंगे उनको 40% का यहाँ पे सब्सिडी देने की बात यहाँ पे कही जा रही है और जो PSUs के थ्रू यहाँ पे उनको प्रति एकड़ ₹1 लीज यहाँ पे देने की बात यहाँ पे कही जा रही है। इंसेंटिव देने की बात यहाँ पे, प्रोत्साहन देने की बात यहाँ पे कही जा रही है। एक तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण बिजली लागत छूट में भी इनको यहाँ पे रिबेट मिलेगा। देख सकते हैं उसी को लेकर के यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को लेकर के यहाँ पे मंजूरी दी गई है, ठीक है। तो याद रखिएगा उसी से रिलेटेड न्यूज़ है। ये न्यूज़ जो है वो इजिप्ट का है। इजिप्ट में यहाँ पे बेसिकली जो है एक इसको बेसिकली इसका नाम है मैसिव रामसेस द्वितीय। तो मिस्र में जो जगह है वो लोकेशन है मिनिया में विशाल रामसेस द्वितीय की मूर्ति का यहाँ पे अनावरण किया गया। रामसेस द्वितीय का यहाँ पे अनावरण यहाँ पे देखने को मिलेगा और ये इजिप्ट और यूएस के टीम के द्वारा इसकी खोज यहाँ पे की गई है। इस स्टैचू का अपर पार्ट जो है उसको यहाँ पे खोज किया गया है। ये आपको 19वीं राजवंश के तीसरे फिरौन रामसेस द्वितीय की मूर्ति के ऊपरी हिस्से की यहाँ पे खोज की गई है, ठीक है। प्राचीन मिस्र के ज्ञान को ये क्या करता है, बढ़ाता है, एक तरह से इन्हेंस करता है नॉलेज को एंशिएंट इजिप्ट का, ये ध्यान रख सकते हैं। लाइमस्टोन रेलिक की बात करें 3.8 मीटर ऊंचे चूना पत्थर के अवशेष में फिरौन को शाही पोशाक में दोहरा मुकुट और हेडड्रेस पहने हुए दिखाया गया है। देख सकते हैं इस मूर्ति में 3.8 मीटर टॉल आप ये देख सकते हैं, ये आपका मूर्ति है जिसमें इनको रॉयल अटायर में दिखाया गया है और एक तरह से डबल क्राउन में हेडड्रेस में इनको स्पोर्ट किया गया है। ये जो खोज है, ये इस खोज में रामसेस द ग्रेट की प्रशंसा करने वाले चित्रलिपि शिलालेख भी यहाँ पे शामिल है, देख सकते हैं। और टोटल स्टैचू का जो लेंथ है वो अगर हम लोग बात करें तो वो 7 मीटर का आप देख सकते हैं। इसी की खोज यहाँ पे देखने को मिलेगा। कहाँ पे इसकी खोज की गई है, तो ये बेसिकली इसकी खोज मिनिया में की गई है। याद रखिएगा किसके द्वारा, इजिप्ट और यूएस के टीम के द्वारा इसकी खोज यहाँ पे की गई है, ठीक है। 3.8 मीटर टॉल ये आपका है, ये ध्यान रख सकते हैं। टोटल स्टैचू की अगर बात करें तो वो 7 मीटर ऊंची ये आपकी स्टैचू है, ठीक है। और ये कहाँ पे है, मिनिया में इसको खोजा गया। मिनिया की अगर बात करें तो यहाँ पे नील नदी आप देख सकते हैं, नील नदी के किनारे ही आप यहाँ पे देख सकते हैं मिनिया आपको देखने को मिलेगा। कुछ साल पहले भी 2021 की बात करें तो यहाँ पे भी जो एक बेबी का कब्र यहाँ पे मिला था, जहाँ पे उसके स्केलेटन वहाँ पे पाए गए थे। उसके बगल में बहुत सारे जो आभूषण थे, फिर एक जानवर का, बकरी का स्केलेटन भी मिला था लक्सर में। तो ये सब नदी के किनारे आपको देखने को मिलेगा, ये सारे पाए जा रहे हैं। तो मिनिया यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इजिप्ट में आपको देखने को मिलेगा। इसकी कैपिटल की बात करें तो यहाँ पे कायरो है, ये ध्यान रख सकते हैं। और ये इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पे अरेबिक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा आपकी यहीं से होकर के गुजरती है। यही आपका गल्फ ऑफ अकाबा देख सकते हैं, ये लाल सागर आप देखने को मिलेगा। और यहाँ से जितने भी ट्रेड होते हैं, व्यापार जो होते हैं यूरोपियन कंट्री के साथ, जितने भी ईस्टर्न कंट्री के, वो सारे इसी रूट से होकर के जाते हैं, जिसको स्वेज कैनाल कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे 2021 में एक जहाज़ जो है वो फंस गया था, जिसका क्या नाम था बताइए तो देखते हैं कितने लोगों को पता है। 2021 का न्यूज़ है,
कितने लोगों को पता है? पता ही तो कौन सा जहाज जो फंसा था उसका नाम क्या था, जिसकी वजह से सारे जो ट्रेड थे वो सारे ठप हो गए थे। अभी भी चलिए आगे एक और डिस्कस करेंगे। यहाँ पे लेक नसार देख सकते हैं, यहाँ पे है, और स्वेज कैनाल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिए इन सारे न्यूज़ को लेकर के, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ के राष्ट्रपति जो है अब्दुल फतेह अल सीसी हैं, याद रखिएगा। मुख्यमंत्री की बात करें तो मुस्तफ़ा मदबौली हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 11 करोड़ के आसपास यहाँ पे पॉपुलेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इजिप्ट का न्यूज़ था, ध्यान रखिएगा। मिनिया से रिलेटेड ये आपका न्यूज़ था। ऊपर मेडिटेरियन सी आप देख सकते हैं। अगला न्यूज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे अटैक होने वाला था एक जहाज़ पे। यहाँ पे हमारे भारत के जो नेवी है वो यहाँ पे इनको बचाया है इन्होंने। यहाँ पे जो अटैक होने वाला था, गल्फ ऑफ आदेन की बात यहाँ पे कही जा रही है। तो ये इंडियन नेवी के द्वारा यहाँ पे मिसाइल अटैक होने वाला था एक जहाज़ पर। उस जहाज़ को यहाँ पे बचाया गया है भारतीय नौसेना के द्वारा। कहाँ पे? अदान की खाड़ी में, ये ध्यान रख सकते हैं। उसी को लेकर के ये आपका न्यूज़ है। वो जो जहाज़ है जिसके ऊपर अटैक होने वाला था वो कहाँ का जहाज़ था? तो लिब्रन याद रख सकते हैं। लिब्रन वेसल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। लिब्रन वेसल का बेसिकली वो आपका जहाज़ था, उसी को यहाँ पे बेसिकली उसी के ऊपर अटैक होने वाला था। उसी को यहाँ पे गल्फ ऑफ आदेन में यहाँ पे सेव किया गया इंडियन नेवी के द्वारा। जहाँ पे जिसके अंदर कितने पैसेंजर थे? तो 23 सदस्य आपको यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो इस वाले जहाज़ को यहाँ पे बचाया गया है। ठीक है, गल्फ ऑफ आदेन में। तो समुद्री सुरक्षा अभियानों के लिए क्षेत्र में तैनात एक पोत मिशन INS कोलकाता तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गया था। देख सकते हैं INS जो भारतीय नौसेना का जो जहाज़ था वो कौन सा था? INS कोलकाता, इंडियन नेवल शिप कोलकाता जो था वो यहाँ पे इस क्षेत्र में पहले से ही मौजूद था। और इसने बेसिकली उस जगह पे पहुँच के जल्दी से इस शिप को रेस्क्यू किया है, ये ध्यान रखिएगा। जिसके अंदर 23 लोग मौजूद थे, यहाँ ध्यान रख सकते हैं। 23 में से 13 भारतीय थे। देख सकते हैं आधा से ज़्यादा जो है वो भारतीय उस जहाज़ में मौजूद थे, लिब्रेन के, ये ध्यान रख सकते हैं। जहाँ पे उनको सुरक्षित जो है वो इंडियन नेवी के द्वारा यहाँ पे लाया गया है। ठीक है, तो उसी को लेकर के थोड़ा सा अगर मैप की बात करें, अभी आप देख सकते हैं ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग क्षेत्र बना हुआ है। गल्फ ऑफ आदेन, खास करके ये वाला क्षेत्र यहाँ पे बैब एल मंडेब की बात यहाँ पे कही जा रही है, जो गल्फ ऑफ आदेन को लाल सागर से जोड़ता है। अभी हम लोगों ने कवर भी किया था कुछ दिनों पहले, इस न्यूज़ को हम लोगों ने कवर भी किया था। तो चलिए मुझे बताइएगा, ये अभी डिस्टर्ब्ड एरिया चल रहा है। यहाँ पे जो भी शिप क्रॉस करता है उसके ऊपर अटैक यहाँ पे किया जाता है, किसके द्वारा? यमन वगैरह लोगों के द्वारा। तो आप देख सकते हैं, तो ये अगर हम लोग बात करें तो अभी भारत के द्वारा एक कॉरिडोर को लेकर के प्लानिंग की जा रही है। उस कॉरिडोर का नाम बताइए। चलिए अभी हम लोगों ने कुछ दिनों पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था, याद आ रहा है? अरब सागर से हो करके, सऊदी अरब से हो करके, फिर आपका यूरोप देश पहुंच रहे थे। चलिए मुझे उस कॉरिडोर का नाम बताइएगा। देखते हैं कितने लोगों का दिमाग तेज है, कितने लोग इसको अच्छे से रिवाइज कर रहे हैं मेरे करंट अफेयर जो पढ़ाए जा रहे हैं। ये सोकोत्रा आइलैंड यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आइलैंड है। टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ईस्ट अफ्रीका और वेस्ट एशिया में ये जनरली मौजूद है। जिबूटी याद रखिएगा, जिबूटी यहाँ पे आप देख सकते हैं। सोमालिया कंट्री आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऊपर में यमन आपको देखने को मिलेगा, सऊदी अरेबिया ऊपर में आप देख सकते हैं। ये लाल सागर और गल्फ ऑफ आदेन में यहीं पे जो लिब्रेन जहाज था उसको यहाँ पे बचाया गया, जिसमें 23 सदस्य मौजूद थे, जिसमें 23 में से 13 जो थे वो भारत के थे, ये ध्यान रख सकते हैं। जगह मैप आई होप क्लियर हो रहा होगा, सभी लोग को मैप अच्छे से समझते हो। चलिए अगला न्यूज़ जो है वो झारखंड से रिलेटेड है। झारखंड आज के डेट में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में बना हुआ है। किस लिए न्यूज़ में बना हुआ है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं झारखंड सरकार के द्वारा विडो री मैरिज प्रमोशन योजना, यहाँ पे इसकी शुरुआत यहाँ पे की गई है, लॉन्च किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो पुनर्विवाह का प्रोत्साहन योजना यहाँ पे शुरू किया गया झारखंड सरकार के द्वारा। यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पे योजना को लेकर के पूरी तरह से तैयार है। ठीक है, इस स्कीम में यहाँ पे जो एलोकेट किया जाएगा, आवंटित किया जाएगा यहाँ पे, तो ये लगभग 2 लाख रुपए यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोत्साहन राशि के रूप में यहाँ पे दिया जाएगा। विडो जो रीमैरिज करेंगी उनको। यहाँ पे पहला झारखंड का बजट जो है वो भी यहाँ पे जो नए मुख्यमंत्री यहाँ के बने हैं चंपई सोरेन, उनके द्वारा नव नियुक्त मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के नेतृत्व में झारखंड सरकार का पहला बजट यहाँ पे पेश किया गया। और आगामी वित्त वर्ष की अगर हम लोग बात करें तो उसमें जो यहाँ पे रखा गया बजट 24-25 का, वो 1.28 लाख करोड़ रुपए का यहाँ पे रखा गया है बजट, ये ध्यान रख सकते हैं। आने वाला जो फिजिकल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर है 2024-25 का, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहीं पे ये लॉन्च किया गया है झारखंड सरकार के द्वारा।
पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की बात यहाँ पे कही जा रही है। झारखंड सरकार, याद रखिएगा झारखंड सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया जाना है, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड न्यूज़ है। देखिए इस स्कीम में थोड़ा सा डिटेल में इसको जानिए। ये नोटिस यहाँ पे जारी किया गया, देख सकते हैं, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के द्वारा ये जारी किया गया। ठीक है, चलिए एक और न्यूज़ बताइएगा, देखते हैं कितने। ये देख सकते हैं, ये महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय के द्वारा इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया। ये वही मंत्री हैं, ठीक है, महिला सुरक्षा बाल विकास मंत्री यही है। नाम बताइएगा इनका क्या है, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। 5 क्वेश्चन तो मैंने ऐसे ही दे दिया आपको, अभी तक क्वेश्चन पे पहुंचा भी नहीं है, 5 क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया है। थोड़ा सा देखिए इसको, ऐसे तो मैंने डाल दिया है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे विधवा महिलाओं को कितना रुपए दिया जाएगा, 2 लाख मात्र की प्रोत्साहन राशि यहाँ पे प्रदान की जाएगी। थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिए। इस योजना में क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, देखिए ध्यान से समझिएगा। एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अगर आप अपकमिंग जेपीएससी का पेपर देने वाले हैं ना, तो थोड़ा सा जो डेवलपमेंट हो रहा है झारखंड में वो आपको पता होना चाहिए। देख सकते हैं जो झारखंड सरकार के द्वारा, तो झारखंड राज्य का निवासी होना चाहिए, पहला ये कंपलसरी है। आयु विवाह योग्य होना चाहिए, ठीक है, ये भी बात यहाँ पे कही जा रही है। सेवा प्राप्ति हुए लाभार्थी के पति का केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के स्थायी रूप से नियोजित अथवा से सेवानिवृत्ति नहीं होना। यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो सरकार के अधिकारी नहीं होने चाहिए, ठीक है। लाभार्थी के दिवंगत पति का मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध हो, जो जिस विधवा की पति जो नहीं रहे हैं उनका मृत्यु प्रमाण पत्र अवेलेबल होना चाहिए। पुनर्विवाह के लिए विवाह निबंधन प्रमाण पत्र भी उपलब्ध हो, ठीक है, यूआईडीए आधार उपलब्ध हो पुनर्विवाह के लिए, और 1 वर्ष के अंदर आवेदन समर्पित किया गया हो। देख सकते हैं पुनर्विवाह के लिए 1 वर्ष के अंदर ही आवेदन किया जाना हुआ चाहिए, उसी को लेकर के बात कही जा रही है। लाभ प्राप्ति हेतु आवेदन की प्रक्रिया निम्नलिखित होगी, क्या क्या होगी। झारखंड राज्य के निवासी संबंधी वैध प्रमाण पत्र तथा निवास प्रमाण पत्र या राशन कार्ड ये सारे होने चाहिए। आयु प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, ठीक है, जिसमें खास करके दे, माँ और वर्ष तीनों आपका स्पष्ट रूप में वर्णन हो। कोई भी प्रमाण पत्र, पुनर्विवाह के संदर्भ में विवाह निबंधन प्रमाण पत्र, विवाह निबंधन प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। दहेज नहीं देने संबंधी घोषणा पत्र भी होनी चाहिए, देख सकते हैं, दहेज नहीं देने का भी घोषणा पत्र होना चाहिए, ठीक है। आधार कार्ड होना चाहिए, दिवंगत पति का मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए, लाभार्थी का बचत बैंक खाता, यानी उसी के नाम से बैंक खाता होना चाहिए, वो भी एकल सिंगल खाता होना चाहिए, ज्वाइंट में अकाउंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे 1 सी और जी के आलोक में स्व घोषणा पत्र होना चाहिए, 1 सी और जी, सी और जी ये दोनों में आपका घोषणा पत्र होनी चाहिए। तो ये सारे कंडीशंस है, ये ध्यान रख सकते हैं। मैंने स्लाइड्स में डाल दिया, अच्छे से पढ़िएगा क्या क्या कंडीशंस है। इसके तहत ये सारे एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तब जा करके ये क्या होगा, ये आपको यहाँ पे 2 लाख रुपए सरकार की तरफ से मिलेंगे, और इस योजना के तहत आपका पुनर्विवाह होगा, जो बेसिकली विधवा है वहाँ की। झारखंड राज्य आप देख सकते हैं, मैप की बात करें तो यहाँ पे इसकी कैपिटल क्या है, रांची आप देख सकते हैं। चीफ मिनिस्टर यहाँ पे चंपई सोरेन देखने को मिलेगा। 15 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ से अलग हुआ था, तो यहाँ पे अब बिहार से अलग होकर के आपका बना था। राज्य पक्षी की बात करें तो कोयल है। जिला की बात करें तो 24 है। पालस यहाँ पे फुल देख सकते हैं। हाई कोर्ट, झारखंड हाई कोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश ये सारे पड़ोसी राज्य हैं, जिसके साथ ही अपना बाउंड्री जो है वो आपका शेयर करता है, ये ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। बेतला नेशनल पार्क आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और सबसे ऊंची पहाड़ी का नाम है पारसनाथ हिल। पारसनाथ हिल आपको यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे ऊंची पहाड़ी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कहाँ पे है पारसनाथ हिल, तो ये इस वाले एरिया में आपको देखने को मिलेगा, धनबाद के पहले वाले एरिया में, इसी वाले एरिया में कहीं पे पारसनाथ हिल आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड ये आपका न्यूज़ है। अगला न्यूज़ की बात करें तो जन औषधि दिवस, तो ये 2024 कर लीजिएगा, जन औषधि दिवस 2024 यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है। सस्ती भी अच्छे भी, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना की बात यहाँ पे कही जा रही है। ये 7 मार्च को ये बेसिकली सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, और ये इसको सेलिब्रेट कब से किया जा रहा है, तो ये 2019 से इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। हर साल 7 मार्च को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस यहाँ पे मनाया जाता है, और यह दिन बेसिकली जो डेडिकेटेड है, ये दिन जो है वो किन लोगों को बेसिकली समर्पित है, जो जेनेरिक मेडिसिन को लेकर के, जेनेरिक मेडिसिन को लेकर के यहाँ पे जो जेनेरिक दवाइयाँ हैं उनके बारे में जागरूकता बढ़ाने को लेकर के, और देश भर के लाखों लोगों के कैसे फ़ायदेमंद हो सकते हैं उनके बारे में इस चीज़ को लेकर के
ये समर्पित है ये दिवस। जेनेरिक मेडिसिन जो काफ़ी अच्छी होती है, सस्ती होती है और एक तरह से लोगों को फ़ायदा भी पहुंचाती है। ठीक है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भारत की जो है, भारत के जो उद्योग हैं वो दुनिया में मात्रा की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा और मूल्य की दृष्टि से 13वां सबसे बड़ा उद्योग आप यहाँ पे देख सकते हैं। वॉल्यूम के टर्म्स में यहाँ पे तीसरा सबसे बड़ा उद्योग आप देख सकते हैं और वैल्यू के हिसाब से विश्व भर में ये 13वां सबसे बड़ा आप देख सकते हैं उद्योग आपको देखने को मिलेगा। तो जन औषधि दिवस याद रखिएगा 7 मार्च को ये सेलिब्रेट किया जाता है आज ही के दिन, ताकि जेनरिक मेडिसिन को लेकर के लोगों को जागरूकता फैलाया जा सके और लोगों को इसके बारे में बताया जा सके। ठीक है। अब आते हैं, देखते हैं कितने लोगों ने अच्छे से इस सारे न्यूज़ को कवर किया है। पहला न्यूज़ मुझे बताइए, भारत के पहले सरकारी स्वामित्व वाले OTT प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? पढ़ाया है ना? देखते हैं, एक बार में आप लोग को आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में ग्रीन हाइड्रोजन नीति को मंजूरी दी है? देखते हैं कितने लोगों ने ध्यान से सारे क्वेश्चंस को सुने हैं। ठीक है, वीडियो को दोबारा नहीं देखना है, पहले बार में देखते हैं कितने लोग। आप खुद अपने आप को टेस्ट कीजिए। देखिए, चीटिंग करना है तो आप खुद अपने आप को देख सकते हैं, लेकिन जेन्युइन तरीके से आप खुद मुझे बताइए आंसर करके कि आप कितने स्कोर आउट ऑफ 5 जो है, आउट ऑफ 5 आप कितने स्कोर हासिल कर रहे हैं। देखिए, जेनरिक जो आपका जो अपने आप को टेस्ट करना तो पड़ेगा। ठीक है, आपकी मेमोरी पावर कैसी है, कितने टाइम में आपको चीज़ें समझ में आ रही है। ठीक है, तो अपने आप को टेस्ट कीजिए कि 5 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, 5 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चंस आपको ध्यान में है इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि आप कितना ध्यान से हर न्यूज़ को सुन रहे हैं। किस राज्य ने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है, ये बताइएगा। विडो री मैरिज स्कीम जो है वो किस राज्य के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया, उस राज्य का नाम बताना है। चौथा न्यूज़ है, पीएम मोदी ने किस राज्य में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया है, ये भी पढ़ा रखा है। उस राज्य का नाम बताना है जहाँ पे अंडर वाटर मेट्रो का यहाँ पे उद्घाटन किया गया है। पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है? चलिए बताइएगा मुझे। उस जगह का नाम बताइए जहाँ विशाल रामसेस द्वितीय की मूर्ति का अनावरण हुआ है, उस जगह का नाम बताना है, जगह का नाम बताइएगा। ठीक है, जहाँ पे जो रामसेस द्वितीय की मूर्ति का यहाँ पे अनविल्ड किया गया है, खोज किया गया है इजिप्ट और यूएस की टीम के द्वारा, तो ये मुझे बताइएगा। तो ये 5 क्वेश्चन है, मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए। देखिए, बहुत कम लोग आंसर देते हैं, जैसे पूजा हो गई, शुभांगी हो गई, फिर जितेंद्र हो गए, फिर यही सारे लोग जो हैं वो जनरली आंसर देते हैं। पुष्पलता हो गई, प्रियदर्शनी होगी, तो ये सारे लोग एक्टिव रहते हैं। तो आप सभी लोग जितने लोग आंसर करेंगे, कल से मैं उनका नाम अनाउंस करूंगा डेली बेसिस पे। ठीक है, ऐसे मैं भूल जाता हूँ, मुझे ध्यान नहीं रह पाता, लेकिन कल से अनाउंस करूंगा। आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में, ताकि आपका नाम भी मेरी तरफ से अनाउंस किया जाए और आप डेली बेसिस पे देख अपने मेमोरी को चेक कीजिए कि कितना बारीकी से आप सारी न्यूज़ को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इस न्यूज़ का नोट्स जरूर बना लीजिएगा, करंट अफेयर का अच्छे से कवर कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि बाकी लोग भी ज्वाइन कर सकें इस करंट अफेयर की क्लास को। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इतना देर क्यों लगा रहे हैं, अभी जस्ट क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को, यहाँ पे बेल आइकन में जो ऑल आता है उस पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जो भी अब जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे और आप टाइमली उस वीडियो को देख सकें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।